हाँ जी बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अपना चैप्टर, क्या नाम है ये, स्टार्ट इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंदर हमने तीनों सिस्टम सीखे थे, लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ठीक है जी। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे फिजिकल स्टॉक, मतलब कि वो जो था वो टेबुलर फॉर्म में अलग टाइप का क्वेश्चन था। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिकल स्टॉक वर्सेस बुक स्टॉक, यानी कि हम स्टॉक को वैल्यू कैसे करते हैं, हमारे पास में किस तरीके से इस स्टॉक को वैल्यू किया जाता है, ये हमने आज चेक करना है। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास में एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जाता है, हमारे पास में एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड से लेकर के इस टाइम पीरियड तक का हमारे पास कोई भी क्या नाम है रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, लेकिन हम उसका जो है वो ट्रांजेक्शन्स हमें मालूम होती है। एक टाइम पीरियड हमें दे दिया जाता है 6-7 दिनों का। लेट्स से हम ये कहते हैं कि 31 मार्च को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड होनी थी, और 31 मार्च के लिए हमने 25 मार्च से ही जो था वो स्टॉक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। अब जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यूएशन करनी है हर चीज की, तो अब उस टाइम पीरियड के अंदर हुई जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की ट्रांजेक्शन्स हैं, या फिर अप्रैल के महीने तक की ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने टाइम के लिए हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, उससे हमारे स्टॉक पे क्या फर्क पड़ता है, क्या चीजें ऐड होती है, क्या चीजें लेस होती हैं, यही हमें इन क्वेश्चंस के अंदर जानना होता है। तो फिजिकल स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? फिजिकल स्टॉक का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि मेरे स्टोर कीपर ने देखी है, जो कि मेरे स्टोर कीपर ने वहां पे देखी है। ठीक है। और बुक वैल्यू क्या होती है? बुक स्टॉक क्या होता है सर? बुक स्टॉक का मतलब ये होता है कि जितनी भी वैल्यू मेरी बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है। तो फिजिकल स्टॉक जो मेरे सामने है, जिसको कि मैं फिजिकली चेक कर सकता हूं, और बुक स्टॉक जो कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर है। ठीक है जी। तो हम इसको किस तरीके से देखते हैं, हम इसको किस तरीके से करेंगे? देखना बच्चों, अब कभी कभी क्या दिया हुआ होता है हमारे को ना, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ फिजिकल क्लोजिंग, फिजिकल स्टॉक एज ऑन क्लोजिंग डेट। ठीक है। यानी कि हमें क्या करना होता है, हमारे को ओपनिंग पे जाना होता है। मतलब मान लो मैं आपको ये कहता हूं, मान लो मैं ये आपको कहता हूं, या तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना होता है या क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना होता है। मान लो मैंने आपको ये बोला कि भाई क्या नाम है, 25 मार्च को मैंने जो अपनी ट्रांजेक्शन थी उसको रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, और फिर दोबारा से मैंने इसको कब रिकॉर्ड करना शुरू किया सर? 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल की वैल्यू मेरे पास में दी हुई होगी, 6 अप्रैल की वैल्यू मेरे पास में दी हुई होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें लेस होती हैं हमारे पास में। ये हमें बच्चों, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिजिकल स्टॉक, और यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी हुई है, फिजिकल स्टॉक वर्सेस बुक स्टॉक। यानी कि हमारे पास में फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है, और अब हमारे को उसको बुक रिकॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी कि फिजिकल स्टॉक के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उन पर्टिकुलर डेट्स के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर की हमने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया था तभी तो ये चीज हमारी ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड नहीं हुई, और ना ही ये लेजर में पहुंची, और ना ही ये बैलेंस शीट में पहुंची होगी। क्योंकि आपको मालूम है स्टॉक जो होता है वो कहां पहुंचता है, वो बैलेंस शीट में पहुंचता है। तो यानी कि एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिकंसाइल करवा रहे हैं दोनों चीजों कि हमारे पास में जो फिजिकल स्टॉक है उसको हमने कहां तक पहुंचाना है, ताकि वो चला जाए बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स के अंदर। और बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स के अंदर जाने के लिए उसको सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो हमने फॉर द टाइम बीइंग रोक दी थी, उनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बैलेंस शीट में जा सकता है। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर ट्रू एंड फेयर वैल्यू आनी चाहिए। जो फिजिकल रिकॉर्ड होते हैं, फिजिकल स्टॉक होता है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं होती बैलेंस शीट के सामने।
तो हमने शुरू कहां से किया? हमने शुरू किया सर हमारे पास में जो फिजिकल स्टॉक था क्लोजिंग ऑफ द डेट पे, क्लोजिंग ऑफ द डेट के ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा उसका जितना भी फिजिकल स्टॉक था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती है, मैं ये नहीं कहता क्वेश्चन के अंदर यही चीजें दी हुई होंगी, लेकिन इन चीजों को ऐड और लेस को देख करके आपको अंदेशा हो जाएगा कि सर हम क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात बताइएगा, आप कहेंगे मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, लेकिन आपको समझनी है ये बातें। हमने ना रिकॉर्ड नहीं किया, किसको रिकॉर्ड नहीं किया? गुड्स इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड नहीं किया। अब फाइनल अकाउंट के अंदर हम क्या करते थे? फाइनल अकाउंट के अंदर सर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर हम गुड्स इन ट्रांजिट को ऐड कर देते थे, है ना जी। तो जो माल हमने खरीद लिया लेकिन हमारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट है, जिसकी की ओनरशिप हमारे पास में है, ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अभी तक वो सामान पहुंचा नहीं है, तो उस सामान के ऊपर किसका अधिकार है? सर मेरा ही अधिकार है। जब मेरा अधिकार है तो ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, अब देखो वहां पे फिजिकली वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सोचा आप लोगों ने? वहां पे वो फिजिकली इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सर अभी तक पहुंचा नहीं है। जब पहुंच जाएगा, अगर ये पहुंच गया होता तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनता। तो हम क्या कहते हैं? गुड्स इन ट्रांजिट है, इस वजह से यहां पे फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा, तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारा ही स्टॉक है। ठीक है सर, मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, गुड्स हेल्ड बाय अदर एंटिटीज। अब मान लो मैंने अपनी ना एक ब्रांच खोल रखी है, ब्रांच नहीं खोल रखी तो मान लो मैंने किसी को कंसाइनमेंट पे सामान दे रखा है, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ा ना हम लोगों ने, कंसाइनमेंट पे मैंने सामान दे रखा है, मैंने कहा जी आप मेरे कंसाइनी है, मैं आपका कंसाइनर हूं, तो क्या मेरे हेड ऑफिस के अंदर या मेरे ऑफिस के अंदर वो स्टॉक फिजिकली दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो तो जा चुका है दूसरे पर्सन के पास, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके ऊपर सामान के ऊपर अधिकार किसका है? सर मेरा ही है ना, मेरा ही अधिकार है ना। तो मैंने ऐड कर दिया कि यहाँ पे सामान चाहे फिजिकली मेरे पास में नहीं है लेकिन अधिकार उसके ऊपर मेरा है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। गुड्स हेल्ड बाय अदर एंटिटीज, यानी कि जो मेरे बिहाफ पे दूसरी एंटिटीज के पास में गुड्स हैं वो भी क्या है? मेरा ही स्टॉक है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। लाइक कोई एजेंट हो सकता है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, कोई जॉब वर्कर हो सकता है। जॉब वर्कर समझते हो क्या होता है? मालूम है किसी को जॉब वर्कर क्या होता है? बताएगा कोई मेरे को? सर जॉब वर्कर होते हैं जैसे आपके ये होते हैं ना सर, आपने कारपेंटर को लकड़ी दे दी और लकड़ी दे करके और सोफा बनवा लिया उससे, तो लकड़ी उसके पास में थी, किसके बिहाफ पे? मेरे बिहाफ पे, इसलिए मैंने इसको स्टॉक के अंदर ऐड कर दिया। उसके पास थी फिजिकली, इसलिए दिखाई नहीं दे रही थी मेरे पास। ठीक है सर, और ऐड करना है, क्या ऐड करना है? गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस फॉर विच कंफर्मेशन नॉट रिसीव्ड बाय द कस्टमर या फ्रॉम द कस्टमर। मैंने आपको गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस पढ़ा ना आप लोगों ने मेरे साथ में? गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस मैंने आपको भेजा, मैंने कहा जी सामान समझ में आए तो ठीक है बता देना, लेकिन आपने अभी तक उसका टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ और ना ही आपने मेरे को कोई कंफर्मेशन दी है। ठीक है सर, कंफर्मेशन नहीं दी तो वो किसका स्टॉक है? वो अभी तक मेरा ही स्टॉक है, क्योंकि अनबिका माल है ना, वो अनबिका माल है, तो मैंने अपने स्टॉक के अंदर उसको ऐड कर दिया। यानी कि ये सारी चीजें देख लो, ये सारी चीजें देख लो, इन तीनों चीजों के अंदर एक ही चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि वो वहां दिखाई नहीं दे रही लेकिन उसके ऊपर अधिकार मेरा ही है, ओनरशिप का राइट किसका है? मेरा है। तो ऐसी कोई भी चीज क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई देती है जो फिजिकल स्टॉक के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ओनरशिप का राइट किसका है? मेरा है। तो वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो सर, अब देख लेते हैं लेस के अंदर क्या क्या आइटम आ सकती हैं। एनी गुड्स सोल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। देखो मैं समझाता हूं इसमें हुआ क्या। आप मेरे पास में आए, ठीक है, मान लो मैं ना कुछ ऐसी चीजों का व्यापार करता हूं जिसमें कि ना कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो मैं ना, मेरा जो काम है वो क्या है? फिशेस का है, ठीक है जी, मैं मछलियां बेचता हूं और आप मछली के थोक विक्रेता है, मेरे से लेकर के जाते हैं और आगे क्या नाम है रिटेलर्स को देते हैं। तो आपने मेरे से क्या किया?
500 टन मछली खरीदने की बात बोली। मैंने कहा ठीक है, आपने पेमेंट भी कर दी, मैंने बिल आपके हाथ में दे दिया, सब कुछ हो गया ट्रांसफर, सब कुछ हो गया, लेकिन ना आप मेरे को ये कहते हो सर मेरे को है ना एक यहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक लेकर के आना पड़ेगा, और वो भी ट्रक ऐसा वैसा ट्रक नहीं होता जिसके अंदर की कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी हो, एसी लगा हुआ हो, वरना ये माल खराब हो जाएगा जितने दिनों में ट्रांसपोर्टेशन वहां पे जाएगा। तो सर जब तक मैं लेकर के आऊं तब तक आप इसको अपने पास रिटेन कर लेंगे? मैंने कहा हाँ जी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान बिक चुका था, ओनरशिप का राइट ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन फिजिकली कहां दिखाई दे रहा है? फिजिकली यहां दिखाई दे रहा है सर मेरे पास, फिजिकली मेरे पास में दिखाई दे रहा है। क्या वो सच में मेरा माल है? नहीं सर, वो मेरा माल नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से लेस कर दूंगा, लेस कर दिया मैंने। तो कोई भी ऐसी गुड्स जिसके कि मैं ओनरशिप के राइट ट्रांसफर कर चुका हूं लेकिन अभी डिलीवरी पेंडिंग है, वो क्या मान लिया जाएगा, सर मेरा स्टॉक नहीं है, मैं यहां से हटा दूंगा। फिजिकली वो चाहे मेरे पास हो लेकिन एक्चुअली वो मेरा माल नहीं है। डन। आगे क्या लिखा हुआ है, गुड्स हेल्ड बाय अस ऑन बिहाफ ऑफ अदर एंटिटीज। यानी कि अब क्या हूं मैं, अब क्या हूं मैं, किसी एंटिटी का एजेंट हूं, सब कॉन्ट्रैक्टर हूं, जॉब वर्कर हूं, कंसाइनी हूं। तो ये सामान मेरा नहीं है लेकिन फिजिकली वहां दिखाई दे रहा है, फिजिकल स्टॉक मेरे पास में है लेकिन मेरा नहीं है, किसी और का सामान रखा हुआ है वो, जिसने कि मुझे बेचने के लिए आगे दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा सर, लेस कर दूंगा। अच्छा जी, बेचने के लिए दिया है या नहीं दिया, या फिर वो खुद ले करके जाएगा, लेकिन मेरे अधिकार में नहीं है। ओनरशिप का राइट अगर मेरे पास में है तो ही वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू मार्क डाउन डिफेक्टिव्स, ऑब्सोलेंस आइटम्स एक्सेट्रा टू देयर एनआरवी इफ एनी। अब इसमें देखो, समझो होता क्या, नेट रियलाइजेबल हमारा नॉर्मल जो है क्या नाम है, रूल्स क्या कहती हैं कि सर कॉस्ट या एनआरवी जो भी कम हो ना, उस पे हमें गुड्स को होल्ड करना चाहिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कोई चीज थी 10,000 रुपए की, और 10,000 रुपए से उसकी वैल्यू जो है डिफेक्ट की वजह से या ऑब्सोलेंस की वजह से, या बहुत लंबे समय से ये बिकी नहीं थी, पेरिशेबल नेचर की गुड्स थी, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई है। तो था ये 10,000 रुपए का, इसको मैंने परचेज किया था 10,000 रुपए में, लेकिन आज ये 6,000 का ही बिक सकता है। अब ये मत बोलना सर आपको तो लॉसेज हो गए, सर मैंने लॉसेज की बात नहीं की, मैंने तो क्लोजिंग स्टॉक पढ़ना है, मैंने तो इन्वेंट्री पढ़ना है, मैंने प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं करनी। तो सर किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो 4,000 रुपए माइनस करके रिमेनिंग पे उसको मैं रिकॉर्ड करूं। ठीक है जी, तो वो जो माइनस करना है हमने, वो क्या माइनस करना है, जिससे कि उसकी वैल्यू कम हो। ठीक, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट है तो ये सब कुछ एड लेस करने के बाद में मेरे पास में जो स्टॉक आ जाएगा वो आ जाएगा सर मेरी बैलेंस शीट में लिखने लायक, क्योंकि अब सारी की सारी रेक्टिफिकेशंस इसके अंदर हो चुकी है। डन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से बता दो फटाफट, जल्दी। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन अदर देन बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट के अलावा वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक ऑन अदर देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डेट के अलावा, बैलेंस शीट डेट के अलावा हमारी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है। अब इसके अंदर है ना दो चीजें होती हैं, जैसे हमने एक 12th क्लास के अंदर सीखा था और पार्टनरशिप के अंदर भी सीखा था ना, ओपनिंग कैपिटल निकालना, याद है? फंडामेंटल के अंदर पार्टनरशिप में हमने सीखा ओपनिंग कैपिटल निकालना। कहने का मतलब ये होता है ना कि क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास में, और क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पे पहुंचना है, सॉरी, क्लोजिंग से हमें ओपनिंग पे पहुंचना है। तो हम क्या कर देते थे, ड्राइंग्स को वापस से ऐड कर देते थे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते थे, यानी कि जो जो चीजें आई होती हैं उसको भगा दो, और जो जो चीजें गई होती हैं उसको वापस से ऐड बैक कर लो, तो ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। ठीक उसी तरीके से है ना, हमारे को है ना वेरिफिकेशन करनी है अपने स्टॉक की। हुआ क्या है पहले मैं समझा दूं, हुआ ये है
कि हमने रिकॉर्डिंग कर दी बंद, हमने रिकॉर्डिंग कर दी बंद। ठीक है जी, कौन सी रिकॉर्डिंग? सर हमारे ना ऑडिट आ गए, 25 मार्च को हमारे ऑडिट आ गए। ऑडिटर कहता है 31 मार्च की तक की हमने क्या नाम है सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है उसको चेक करना है। तो वो ना वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक से था, तो उनके साथ ही लगे रहा। हमारा जो अकाउंटेंट था ना वो उनके साथ ही लगा रहा, और उसने 25 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक जब तक ऑडिट चला कोई भी रिकॉर्डिंग जो थी वो करी नहीं। अब ये तो काम खराब हो गया। तो अब मेरे को स्टॉक क्या दिया हुआ होगा? या तो स्टॉक दिया होगा 25 मार्च का, या फिर दिया होगा किसका? 6 अप्रैल का। 6 अप्रैल का दिया हुआ होगा, 6 अप्रैल का दिया होगा तो यानी कि लास्ट का दिया हुआ, क्लोजिंग वाला दिया हुआ। ठीक है जी, तो मैं सारी चीजें सेल्स को क्या कर दूंगा, वापस से ऐड बैक कर दूंगा। जो सेल किया है, मतलब मुझे पता लगाना है 6 तारीख से, 6 तारीख का स्टॉक दिया हुआ है, 6 तारीख के स्टॉक से मुझे कहां पहुंचना है? 25 मार्च पे पहुंचना है या फिर 31 मार्च पे पहुंचना है। मान लो 31 मार्च पे पहुंचना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा सर, जितनी भी इस टाइम पीरियड की सेल हुई है ना, इस टाइम पीरियड में जितनी भी सेल हुई है उसको मैं वापस बुला लूंगा, एड बैक कर दूंगा, और जो परचेजेस हुई है उसको मैं वापस भेज दूंगा। अच्छा, जो सेल हुई है ना उसकी सिर्फ कॉस्ट ही ऐड करनी है, प्रॉफिट मार्जिन के साथ ऐड मत कर देना। क्यों? क्योंकि सेल्स तो सर प्रॉफिट मार्जिन के साथ होती है, लेकिन स्टॉक को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट मार्जिन के साथ करते हैं क्या सर? नहीं, हम तो उसको एट कॉस्ट करते हैं, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फिर तुम्हारे को बातें समझ में आएंगी जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। और अगर सीधा सीधा चल रहा है कि भाई 25 तारीख का सामान लिखा हुआ था, 25 मार्च से लेकर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं थी 6 अप्रैल तक, तो फिर तो जो सेल हुआ है उसको लेस कर दो। मतलब डिपेंड करता है हम लास्ट के बैलेंस को पकड़ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में लास्ट का बैलेंस दिया हुआ है या फर्स्ट का बैलेंस दिया हुआ है। फर्स्ट का बैलेंस दिया हुआ है तो सीधा सीधा चलते जाना है, सेल्स को माइनस कर दो, ठीक है जी, परचेज को ऐड कर दो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर क्लोजिंग दिया हुआ तो साइन उल्टे हो जाते है ना। अच्छा चलो देखते हैं, लिखा हुआ है सर हमारे पास में, देखो अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो इसके बाद में और अच्छा समझ में आएगा। हमारे पास में देखो क्या लिखा हुआ, नंबर 1 स्टॉक टेकिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो वैल्यूएशन कब? 6 अप्रैल। अब देखो मैंने डेट क्या ली थी जी? 6 अप्रैल ली थी, ठीक है, 6 अप्रैल। ओके, अब 6 अप्रैल में आप क्या कर दोगे सर? सेल्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं ना, उल्टा करेंगे। सेल्स वैसे क्या होती है, हमारे स्टॉक को कम कर देती है, सेल्स हमारे स्टॉक को क्या कर देती है? कम कर देती है। लेकिन अब पीछे का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड बैक कर दिया क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे ना वर्ड लिखा हुआ है मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, क्योंकि आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो स्टॉक को तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमने क्या कहा? कॉस्ट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है? ऐड कर दो परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न को ऐड कर दो, या फिर हम ये कह दें कि सर परचेजेस में से इस परचेज रिटर्न को एडजस्ट कर दो, तब भी बात सेम है। ठीक है। अच्छा, सेल्स क्या हो रही है? ऐड बैक हो रही है, तो परचेजेस क्या होंगी? माइनस होंगी। परचेजेस माइनस होंगी तो परचेज रिटर्न के साथ उल्टा होना चाहिए ना, इसलिए परचेज रिटर्न प्लस दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको प्लस ना लिख करके ना परचेजेस में से भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, परचेजेस मेड, सेल्स की कॉस्ट क्या हुई थी? ऐड हुई थी, तो परचेजेस क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएंगी। और मैंने अभी बोला कि आप इन दोनों पॉइंट्स को एडजस्ट करके भी लिख सकते हो। यानी कि अगर आपको नेट सेल्स चाहिए ना, तो आप क्या करिए, परचेज रिटर्न में से परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, और फिर जो नेट परचेजेस आएंगी ना उसको माइनस कर दीजिए। ये जो ओपनिंग, ये जो क्या नाम है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 6 अप्रैल का, उसमें से। अच्छा सर, अब देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न के बारे में दिया हुआ है, इसके लिए भी मैं सेम ही चीज बोलूंगा कि सर सेल्स रिटर्न जितने पे भी आई थी ना उसको सेल्स के अंदर से एडजस्ट कर दो, और बाद में नेट सेल्स को क्या कर दो? ऐड बैक कर दो। तो आप इस वाले पॉइंट को किसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं सर? इस वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात?
लेकिन अगर चल रहा हो 21 और 25 मार्च की बात, 25 मार्च क्या सर, ओपनिंग है, ओपनिंग, ठीक है। अब इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। 25 मार्च क्या था सर, ओपनिंग था। ओपनिंग में हमने क्या किया, अब हमारे को दिया हुआ है, यानी कि जब से हमने ट्रांजैक्शंस बंद की थी ना, तब से लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं, स्टॉक वहां का दिया हुआ है, 25 मार्च का दिया हुआ है, 6 अप्रैल का नहीं दिया हुआ। तो जहां से टाइम पीरियड, जहां से हमने रोका था, वहां से दोबारा चालू कर दो, तो क्या होती है, तब तो सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है, क्या, परचेज हो जाती है ऐड, ठीक है जी, और सेल्स रिटर्न हो जाती है ऐड। आप सेल्स रिटर्न को ऐड करने की जगह पे ना सेल्स से एडजस्ट कर देना, ठीक है। और परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है, देखो ये हमारे पास में इसके साथ में मिला हुआ है, इस पॉइंट के साथ मिला हुआ है, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं हम। तो अगर मैं परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देता हूं, नेट परचेजेस आ जाती है, नेट परचेजेस हमारे स्टॉक को बढ़ा देती हैं। तो 25 मार्च को जो स्टॉक दिया हुआ है उसमें ऐड कर दो परचेजेस, नेट परचेजेस, और सेल्स को माइनस कर दो, लेकिन सेल्स माइनस नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करना है, तो उसको भी नेट वैल्यू पे सेल्स रिटर्न हटा करके, ठीक है जी। तो ये अपने आप में दो ही पॉइंट है भाई, स्टॉक के अंदर खराब, स्टॉक के अंदर घटोतरी हो या बढ़ोतरी हो, कैसे होती है सर, या तो स्टॉक आ जाता है तब बढ़ोतरी होती है, और जब स्टॉक चला जाता है तो स्टॉक घट जाता है। अब देखो इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो ये मेरी डेट थी क्या, 25 मार्च, और ये क्या डेट थी मेरे पास में, 6 अप्रैल, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम्हारे को स्टॉक कहां का दिया हुआ है। अगर 25 मार्च का दिया हुआ है और आपको 6 अप्रैल पे जाना है, यहां से यहां जाना है, तो आप क्या करोगे, सर 25 मार्च का स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, 30,000 रुपए, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, आपने कुछ सेल की थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लो कितनी थी, 5,000 रुपए की थी, और यहां पे दिया हुआ है आपको परचेजेस, वो तो एट कॉस्ट ही होता है, मान लो परचेजेस कितना था, 7,000, है ना। तो कितना कैसे चलेंगे हम, 30 प्लस 5 35, और ये ना नेट सेल्स और नेट परचेजेस दिए हुए हैं, ये आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको आता है। तो 30 में ऐड करेंगे 5 35 और माइनस करेंगे 7, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 28,000। अब डिपेंड करता है आप अपना सफर 28 से शुरू कर रहे हैं, इधर की तरफ जाने के लिए, 30 तक जाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7,000 रुपए को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। और सेल्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप इधर से चल रहे हो तो फिर तो सीधी सीधी गिनती करनी पड़ेगी कि 30 में ऐड करने पड़ेंगे 5 और माइनस करना पड़ेगा 7, तो 28 आएगा। तो चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, घुमा करके पकड़ लो, एक ही बात है। होना होता सिर्फ वही है, जो हमारे साइन उल्टे हो जाते हैं बस। और उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आप सफर पीछे से शुरू कर रहे हो या आगे से शुरू कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। बहुत ही आसान है ये तो, ठीक है जी। आओ जी एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा आपको। यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन विजिबल है सबको, हाँ जी, इतना भी छोटा नहीं दिया हुआ शायद। देखना जी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेडर है, a trader prepare his account on 31st March each year due to some unavoidable circumstances। उनका स्टॉक दिया हुआ है सर 15 अप्रैल 2021 का, ऑन विच द डेट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन द गोडाउन केम टू 5 लाख रुपीज, यानी कि हमारा बेस अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक क्या क्या चीजें हुई।
ठीक है, पहले तो ये बता दो मेरे को कि स्टॉक कब का दिया हुआ है। सर स्टॉक दिया हुआ है 15 अप्रैल का, यानी कि बाद की डेट का। हमें कहां पहुंचना है, 31 मार्च पे पहुंचना है, 31 मार्च पे पहुंचना है। ठीक है सर, ओके। पूरा क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सेल्स कितने की है सर, 4,10,000 रुपए की, जिसके अंदर इंक्लूडिंग कैश सेल्स। क्या कोई फर्क पड़ता है इससे कि इंक्लूडिंग कैश सेल्स? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश सेल्स भी हमारी सेल्स ही होती है, सिंपल। तो 4,10,000 रुपए का था हमारे पास में। ठीक है, परचेजेस दी हुई है जिसके अंदर की कैश परचेजेस दी हुई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैश हो चाहे क्रेडिट हो हमारे पास तो है ही। हाँ, सेल्स रिटर्न दी हुई है 10,000 रुपए, तो ये किससे एडजस्ट हो जाएगी? यानी कि मेरे पास में नेट सेल्स कितने की आ जाएगी? बोलो सर। सर मेरी नेट सेल्स आ जाएगी, मेरी नेट सेल्स आ जाएगी 4,10,000 माइनस 10,000, यानी कि 4 लाख रुपए की। और ये सेल्स है, इसके अंदर से प्रॉफिट मार्जिन मुझे भी माइनस करना है ना, प्रॉफिट मार्जिन मुझे माइनस करना है। तो सर हमारे पास में 4 लाख रुपए की सेल्स आ गई, प्रॉफिट मार्जिन कितनी दी हुई है? 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स। अच्छा, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे सीख लो। दुनिया जानती है सर इस बात को, कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दूं तो वो क्या आ जाती है सर? सेल्स आ जाती है ना। और जब हमें दिया हुआ होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि हम इसको 100% मान रहे हैं, जो भी दिया हुआ हो ना। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हो तो कॉस्ट को 100 मानना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हो तो सेल्स को 100 मानना है। तो हमने सेल्स को 100 मान लिया, ठीक है सर, 100 मान लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया सर? 20। हमारी कॉस्ट कितनी हो गई सर? 80। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा 4 लाख रुपया क्या है सर? 4 लाख रुपया मेरा 100% है, और मुझे पता करना है 80%। मुझे पता करना है 80%। बता दो कितना आ गया जल्दी से? 3,20,000। 3,20,000 मेरी बच्ची ने जवाब दिया। तो 3,20,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिससे कि अगर ऐड बैक कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा सर? स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ठीक है सर, ऐड कर देता हूं, क्योंकि पीछे से सफर शुरू किया था ना। अब यहाँ पे अगली तरफ से आगे मतलब दूसरी तरीके से दिया हुआ है, 4 लाख में से 80,000 प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया भाई हमने, डायरेक्ट निकाल दिया। 3,20,000 आ गया, तो 5 लाख में 3,20,000 आ गया, तो हमारे पास में कितना आ गया? 8,20,000 रुपए आ गया। ठीक है जी। अब हमने कुछ परचेजेस की थी, परचेजेस करने से क्या होता है? हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ाते तो तब जब हमारा ओपनिंग से शुरू हो रहा होता। अब क्लोजिंग से है तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारे स्टॉक जो है वो कम हो जाएंगे, लेस कर देंगे हम। कितने का सर? 50,340 रुपए का। इसके अंदर कोई प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी होता है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसको एज इट इज कर दिया। तो अब हमारे पास में स्टॉक आ गया कितना? 7,69,660 रुपीज ओनली, है ना। अच्छा, अब तुम्हें ना एक दूसरा तरीका भी बताता हूं क्रॉस वेरीफाई करने का। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट तो माशाल्लाह सबको बनाना आता है, सबको बनाना आता है ना जी? हाँ सर, सबको आता है। तो देखो, हमने सेल्स की, हमने क्या लिखा सर? हमने लिखा सेल्स की जगह पे सेल्स लिख दिया, सेल्स रिटर्न की जगह पे सेल्स रिटर्न लिख दिया, यानी कि 4 लाख रुपए आ गए। क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितना है सर? 5 लाख रुपए। ये किसका क्लोजिंग स्टॉक है सर? ये 15/4 का है, ये 31 मार्च का नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना 15/4/2021, क्योंकि ये टाइम पीरियड कौन से कौन से तक का ट्रेडिंग अकाउंट है? इस टाइम पीरियड का, 1/4 से, यानी कि 31 मार्च से लेकर के 15/4 तक का। हम 15/4 से सफर शुरू कर रहे हैं, तो 15/4 का क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा हुआ होगा, और हमें पहुंचना कब है? 31 मार्च पे पहुंचना है। लो सर, ये दो चीजें तो मैंने डाल दी, ये दो चीजें तो मैंने डाल दी। ठीक है, अच्छा, अब उसके आगे सर हमारी परचेजेस इतनी थी, हमने डेबिट साइड पे लिख दी। ग्रॉस प्रॉफिट पता है मेरे को कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? 20% है। कैसे निकल करके आया सर? 4 लाख रुपए अगर अपने आप में 100% है, तो बताओ 20% कितना होगा? 80,000 रुपीज। सब कुछ करने के बाद में बैलेंसिंग फिगर निकल करके आ गई मेरी। तो आप अकाउंट बना करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने पास,
ऑल्टरनेटिव टू की तरह से। समझ में आई मेरी बात? और सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, क्लास 11 से, है ना। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है? राज प्राइवेट लिमिटेड, राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अच्छा, और इनका क्या नाम है, 10 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, 10 अप्रैल का दिया हुआ है। वैसे ही करेंगे इसको, 10 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। कितना? 1,25,000 रुपए। और बहुत सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग इसको खुद ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों को ही हेल्प करता हूं, जल्दी से, फटाफट से। चलो सर, अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, मेरे साथ में करते हैं। हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं पता हमारे को कि हमारे को फिजिकल स्टॉक के हिसाब से करना है या फिर बैलेंस शीट के हिसाब से करना है। तो सर बैलेंस शीट के हिसाब से करना है, यानी कि हमें फिजिकल स्टॉक से बैलेंस शीट पे पहुंचना है, बैलेंस शीट के स्टॉक पे पहुंचना है। क्यों सर, ऐसा कहां लिखा हुआ है? बच्चों, क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया हुआ होगा कि आपको फिजिकल स्टॉक पे पहुंचना है बैलेंस शीट से, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप इसको इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि हमें बैलेंस शीट वाले स्टॉक के ऊपर पहुंचना है। अगर फिजिकल स्टॉक पे पहुंचना होगा तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, स्पेसिफिकली बोला गया होगा, ठीक है। आ जाओ जी, देख लेते हैं, सारे फैक्ट्स पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ सेल्स दिखाई दे गया तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने बैठ गए हम, ठीक है, और उसके बाद में उसको क्वेश्चन को उस तरीके से करने लग गए। मत करना ऐसे, पता है क्यों? क्योंकि नीचे वाले पॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें दी हुई होती हैं जिससे कि सेल्स इफेक्ट कर रही हो, जैसे कि हमारे पास में सेल्स रिटर्न होती है। तो एक बार गो थ्रू कर लो पहले पूरे क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ जी, करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें 10 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ था। आगे कहता है कि ना, स्टॉक आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक। हाँ सर, यही होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, फिर उसके बाद में लिखा हुआ है परचेजेस कितनी थी हमारे पास में, परचेजेस आर एंटर इन परचेज बुक ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस आर रिसीव्ड। ठीक है सर, ये भी सही है कि हमने परचेजेस तब एंटर करी है जब हमें एक्चुअली जो है परचेजेस के इनवॉइसेस रिसीव हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये कानूनी तौर पे चल रहा है ना, ये दोनों पॉइंट्स क्या पता लग रहे हैं हमारे को, कानूनी तौर पे चल रहे हैं। तो इससे भी हमें पता लगता है कि बैलेंस शीट वाला हमें स्टॉक चाहिए। चलो, अब ये बोलता है, कहता है सेल्स बिटवीन 1 अप्रैल 2021 से 9 अप्रैल 2021 तक की कितनी थी सर? 20,000 रुपए थी, 20,000 रुपीज थी, ठीक है। हाँ सर, हमने इसको दिमाग में रखना है। सेल्स 20,000 थी, लेकिन अभी और चीजें पढ़नी है। फ्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2021 से अप्रैल 9 2021 तक अमाउंटेड टू ₹4,000 एट कॉस्ट। ओ माय गॉड, एट कॉस्ट। सर फ्री सैंपल का सबसे पहले क्या होता है मेरे को बताओ। सर हमारा जो परचेजेस होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है और हमारे सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस का हमारे स्टॉक से कोई लेना देना है नहीं सर, वो तो फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद की बात होती है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये 4,000 रुपए से क्या होगी, ये 4,000 रुपए जो हमने फ्री सैंपल की तरह से सेल कर दिए हैं उससे हमारी परचेजेस सर कम हो जाने वाली हैं। अच्छा सर, ठीक है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, इस टाइम ड्यूरिंग द पीरियड वर्ड यूज करूंगा, बार बार डेट नहीं बोलूंगा मैं। 10,000 रुपए, बट गुड्स अमाउंटेड टू ₹2,000 नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग। यानी कि 2,000 रुपए की गुड्स क्या होंगी सर? 2,000 रुपए की गुड्स हमारे पास में क्या होंगी? गुड्स इन ट्रांजिट होंगी, गुड्स इन ट्रांजिट होंगी। तो सर अभी हम क्या करेंगे इसको, अभी ये ट्रांजिट में है, हमारे पास में वैल्यूएशन के अंदर दिखाई नहीं दे रही, वैल्यूएशन के अंदर दिखाई नहीं दे रही। हमारे पास में 10,000 रुपए की परचेजेस थी, परचेजेस कितनी थी? 10,000 रुपए की थी।
और 2,000 रुपए की गुड्स इन ट्रांजिट थी। ओके सर, 2,000 रुपए की गुड्स अभी तक हमने रिसीव नहीं की थी, ठीक है। अच्छा, इनवॉइसेस फॉर द गुड्स परचेज्ड अमाउंटेड टू ₹20,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2021 बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। ये स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे। 20,000 रुपए का हमारे पास में कुछ परचेजेस थी, लेकिन वो स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं थी। तो इससे हमारी क्या हो जाएगा सर, स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इससे हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा कितने से सर, 20,000 रुपए से, क्योंकि हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सर हाँ जी, इनवॉइस तो मिल ही चुका है और हम तो परपेचुअल सिस्टम से कर रहे हैं ना, तो फिर हमें रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? क्या 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 क्या? जो ये परचेज की है हमने, इसकी इनवॉइस तो मिल ही चुका है, तो फिर इसको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? एक बार फिर से पढ़ना। इनवॉइसेस ऑफ गुड्स परचेज अमाउंटेड टू ₹20,000 वर एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2021 बट द गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो हम उसको क्या नाम है, स्टॉक के अंदर इंक्रीज भी तो करेंगे ना बेटा। स्टॉक के अंदर मैंने आपको ये बोला, आप परपेचुअल कैसे कह रही हैं इसको, आप इसको कैसे कह रही हैं? देखिए, हमने कहा कि हम कौन से सिस्टम, जब तक हमारे को क्वेश्चन के अंदर ना दिया हुआ हो तो हम क्या मानते हैं सर, बैलेंस शीट के हिसाब से चलते हैं। बैलेंस शीट के अगर हम वही सिस्टम ऑप्ट कर रहे होते ना कि हमारे पास में जो क्या नाम है फिजिकल स्टॉक तो है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो इसको हम इग्नोर कर देते, 6 पॉइंट को फिर हम इग्नोर करते, क्योंकि सेल्स तो वो क्या नाम है परचेजेस जो थी वो तो एंटर हो ही चुकी हैं, ठीक है। ऐसे है इसको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो हमें ना क्या नाम है सेल्स निकालनी है। हमारे पास दिया हुआ है 1,25,000 रुपए का जो क्या नाम है बेस लेना है हमने 10 अप्रैल को, और इसके अंदर क्या कर देना है, वापस ऐड बैक कर देना है, जितनी भी हमने सेल्स की थी उसको ऐड बैक कर देना है। तो वो सेल्स कितनी थी, और सेल्स को ऐड कॉस्ट पे करना है। कोई भी सेल्स रिटर्न मेरे क्वेश्चन के अंदर नहीं है। 20,000 रुपए की थी, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन दी हुई थी जिसको कि मैं पढ़ना भूल गया, कितनी, 25% ऑन कॉस्ट। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 25% ऑन कॉस्ट, ध्यान से देखना, दोबारा से लिखेंगे उस चीज को, कॉस्ट और प्रॉफिट, उससे क्या आ जाती है हमारे पास में, सेल्स, ठीक है जी। अब सेल्स क्या लिखा हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को मान लो 100, 25 यहां पे, और ये ऐड होगा तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 125। तो 20,000 रुपए का 25/125, क्योंकि वो सेल वैल्यू दी हुई है ना, तो 20,000 अपने आप में 125 है, तो 25% कितना होगा, ये कितना हो जाएगा सर, 4,000 रुपए हो जाएगा। सर ये 20% कैसे बन जाता है, आप करके देख लो, 25/125 20% ही आता है, तो 4,000 रुपए हमने यहाँ पे ये डिडक्ट कर दिया। तो नेट सेल्स हमारी जो आई थी उसको हमने वापस से ऐड बैक कर दिया। अब परचेजेस को लेस करना है। परचेजेस क्या है हमारे पास में, परचेजेस दी हुई है सर 10,000 रुपए की, ठीक है, जिसमें से कि मेरे को परचेजेस जो गुड्स इन ट्रांजिट थी वो मेरे को भी नहीं मिली है, माइनस कर दी सर मैंने। और फ्री सैंपल जो मेरे पास में परचेजेस को गिरा दिया जिन चीजों ने, उसको भी यहां से माइनस कर दिया। तो टोटल 10 में से 6 चला गया, तो 4,000 रुपए के परचेजेस को मैंने यहां से क्या कर दिया, लेस कर दिया। मतलब जो आया था उसको वापस भेज दिया और जो गया था उसको वापस बुला लिया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सर, अच्छा एक चीज यहाँ पे परचेजेस वाली जो मैंने कीर्ति ने भी मुझसे भी पूछी थी, 20,000 रुपए से हमारी जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाएगी, एड बैक कर देंगे इसको, क्योंकि रिकॉर्ड्स में नहीं थी। तो नेट अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 1,57,000 रुपीज।
अच्छा, इसके बाद में ना मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे सर एक मिनट, मैं उसको भी जो है, हाँ नोट कर लो बेटा, मैं उसको भी आप लोगों के साथ में डिस्कस को बेटा ठीक कर लेना। गुड्स नॉट रिसीव्ड, गुड्स इन ट्रांजिट हमारे ही थे और यहाँ पे 10,000 में से माइनस से 4,000 करेंगे और यहाँ पे 6,000 आ जाएगा और 1,55,000 रुपीज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, इसको ठीक कर लेना जरा गलती को आंसर के अंदर। देखना सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, physical verification of stock in a business was done on 23rd June 2000. The value of stock was 4,80,000 rupees, 4,80,000 रुपए। ठीक है सर। अब ये ट्रांजैक्शन थी बिटवीन 23rd to 30th जून। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे ये चेक करके बताओ कि आप क्या कहते हो कि ये 4,80,000 रुपए कौन सी डेट का है? ओपनिंग डेट का है या क्लोजिंग डेट का है? 23 जून का है या 30 जून का है ये स्टॉक? 4,80,000 रुपए, बोलो बच्चों। 23 जून का है। एक ही आवाज आई मेरे पास, 23 जून का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज डन ऑन 23 जून और ये वैल्यू दी हुई है हमारे को, यानी कि 23 जून को हमारे पास में स्टॉक कितना था? 4,80,000 रुपए था। ठीक है सर। अब यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ दीज गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹24,000 वर अनसोल्ड। हाँ जी, अनसोल्ड गुड्स थी ये हमारे पास में, अनसोल्ड गुड्स थी। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग से चलना है तो आप ठीक ठाक करेंगे, यानी कि सेल को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। सेल को आप क्या करेंगे? लेस करेंगे और परचेजेस को क्या कर देंगे? आप ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा स्टॉक बढ़ता है। चलो, हमारे पास में क्या था? आउट ऑफ द गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट गुड्स एट कॉस्ट 24,000 वर अनसोल्ड। अनसोल्ड थी, क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा। बताओ सर, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा कि लेस हो जाएगा? सर ऐड हो जाएगा, और एट कॉस्ट ही दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 24,000 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है परचेजेस ऑफ 40,000। अच्छा, परचेजेस ऑफ 40,000 वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई 2000। बताइएगा सर, थोड़ी सी हेल्प कीजिए मेरी। 40,000 रुपए की गुड्स थी, जिसमें से कि 16,000 रुपए की गुड्स 5 जुलाई को, यानी कि टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में, 5 जुलाई को टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में डिलीवर हुई हैं। तो बोलिएगा सर, हमारे पास में कितना स्टॉक है हमारे पास में? 40,000। कैसे? 16,000 इन ट्रांजिट है। 16,000 रुपए इन ट्रांजिट है और बोलो 24,000 रुपए हमारे पास में फिजिकली है। तो इसको हम ना अलग अलग करके दिखाएंगे। वैसे आप डायरेक्टली 40 बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे क्या? ऐड कर दो सर 24,000 और ऐड कर दो 16,000। क्यों? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये इन ट्रांजिट है, ये जो है ये इन ट्रांजिट है, इसलिए 16,000 रुपए की गुड्स अलग अलग करके दिखाने का ये मकसद है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सेल्स वर, ध्यान से सुनना अब इस पॉइंट को, सेल्स वर 1,36,000। ठीक है सर, 1,36,000 रुपए की, जिसके अंदर की इंक्लूड थी 32,000 रुपए की गुड्स अप्रूवल बेसिस पे, यानी कि 1,36,000 था, उसमें से 32,000 रुपए की गुड्स अप्रूवल बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे थी। अप्रूवल बेसिस का मतलब सामान समझ में आए तो रख लेना, नहीं समझ में आए तो वापस कर देना। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून 2000।
बट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। हाफ गुड्स कितनी सर 16,000 रुपए की। इस 32,000 रुपए में से 16,000 रुपए की गुड्स क्या रिटर्न हो गई, रिटर्न हो गई। और 16,000 रुपए का सर नो आंसर है ना। 16,000 रुपए की जो गुड्स हमारी रिटर्न हो गई वो क्या हो जाएगा सर, बोलो सर। जो 16,000 रुपए की गुड्स थी वो हमारी क्या हो गई, रिटर्न हो गई। तो उससे क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगी। ऐसे क्यों नहीं बोलते हो। रिटर्न गुड्स को हम क्या कहते हैं सर, सेल्स रिटर्न्स कहते हैं ना। और सेल्स रिटर्न किसके ऊपर इफेक्ट दिखाती है सर, सेल्स के ऊपर इफेक्ट दिखाती है। और जो रिमेनिंग 16,000 रुपए की है जिसका कि कोई आंसर ही नहीं आया, वो हमारे पास में क्या है, वो अभी हमने भेजी हुई है। चलो इसको इस तरीके से देखते हैं, हम ना कैलकुलेशन कर लेते हैं सेल्स की। एक वर्किंग नोट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स करने से पहले ना यहां पे कुछ और बात शायद ना दी हुई हो, कोई और सेल्स रिटर्न ना दी हो, कहीं 36,000 की रिमेनिंग 1,02,000 रुपए की जो रिमेनिंग दी हुई है उसके अंदर से भी कोई रिटर्न हो। पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं पहले। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 24,000 हैड बीन सोल्ड फॉर 12,000। अब देखो यहां पे क्या हुआ, वैसे तो नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या बोला गया, नॉर्मली हम बेचते हैं कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25 पे बेचते हैं। लेकिन 24,000 रुपए की हमारी गुड्स ऐसी थी बच्चों जिसको कि हमने लॉस पे बेचा, 12,000 रुपए पे बेचा, कम वैल्यू पे बेचा, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं सर कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स क्या कहता है, सबसे पहले तो सर हमारी एक्चुअल सेल्स क्या है, सर हमारी एक्चुअल सेल्स है 1,36,000, ठीक है ना। इसमें से मैं माइनस कर देता हूं अपनी एबनॉर्मल सेल, एबनॉर्मल सेल। और मेरी एबनॉर्मल सेल्स कितने की है, वो 12,000 रुपए पे बिकी है। चीजें मैंने माइनस कर दिया, ठीक है जी। और साथ में क्या माइनस कर देता हूं मैं, सेल्स रिटर्न। किस बेसिस पे था वो, अप्रूवल बेसिस पे था। कितने में सर, उसको मैंने बेचा था, वो थी कितने की, 16,000 रुपए। 32 का आधा 16,000, ठीक है। जो रिटर्न हो गई है सेल्स रिटर्न है मेरे पास, ठीक। तो अब मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है यहाँ पे, 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। अब 1,08,000 रुपए के ऊपर मेरे को प्रॉफिट मार्जिन कंप्यूट करना है, तब ये कॉस्ट पे आएगा। तो ये क्या है सर, सेल्स वैल्यू, ये क्या है, सेल्स वैल्यू। और अगर इस सेल्स वैल्यू में से मैं प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देता हूं तो वो क्या आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, है ना। वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। लेकिन नहीं, अभी मेरे पास में एबनॉर्मल लॉसेस भी तो हैं, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको अभी नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं सर, हमारे पास में प्रॉफिट मार्जिन कितना था, कहता है रिमेन, ये जो गुड्स थी ना, ये अदर देन नॉर्मल, मतलब हमने अब एबनॉर्मल सेल्स भी निकाल दी है और गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस भी निकाल दिया है। 1,08,000 रुपए की जो सेल्स है हमारे पास में, 1,08,000 रुपए की जो सेल्स है हमारे पास में, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन निकालना है।
कॉस्ट प्लस 25 लिखा हुआ है, यानी कि ये अपने आप में कितना है सर 125% है। तो 25% कितना होगा, ये बताना कितना होगा, बताना सर जल्दी से, या मैं ही कैलकुलेट करूं। 21,600। 21,600। अच्छा 21,600 मेरे प्रॉफिट्स हैं, मेरे प्रॉफिट्स हैं 21,600। क्या मुझे यहां से एबनॉर्मल लॉसेस माइनस नहीं कर देने चाहिए? बिल्कुल कर देने चाहिए सर। 24,000 रुपए का माल 12,000 रुपए में बिका है, तो 12,000 रुपए के मेरे एबनॉर्मल लॉसेस हैं। भाई ये प्रॉफिट्स हैं और ये लॉसेस हैं, तो दोनों को एडजस्ट करूंगा तभी तो मेरे एक्चुअल प्रॉफिट सामने आएंगे। तो वो मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? 9600। यहाँ पे आ गए 9600। इसको मैं कह सकता हूं सर ये मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं, ये मेरे नेट प्रॉफिट्स हैं। तो मेरे नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे 9600 मैंने एडजस्ट कर दिए, 9600 मैंने एडजस्ट कर दिए, प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई? 98400। अच्छा छोड़ो इसको, मुझे सिर्फ ये पता करना था कि 9600, ठीक है, ये मेरी सेल्स वैल्यू और ये मेरी 9600 क्या प्रॉफिट मार्जिन। देखो अब आगे सेल्स के अंदर से, सेल्स के अंदर से मैं माइनस कर चुका था ना एबनॉर्मल सेल्स, तो अब उसको ऐड बैक कर दूंगा, क्योंकि है तो वो सेल्स का पार्ट ही। सर अगर वो सेल्स का पार्ट था तो आपने उसको माइनस क्यों किया था, पहले माइनस क्यों कर दिया था? पहले माइनस इसलिए कर दिया था बेटा ताकि मैं एक्चुअल सेल्स निकाल सकूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, एक्चुअल सेल्स निकाल सकूं, क्योंकि मेरी एक्चुअल सेल्स के ऊपर ही मेरे प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं 25/125। तो मेरे यहां पे जो मेरी सेल्स थी वो कितनी थी सर, वो मेरी सेल्स थी 1,08,000 रुपए और एबनॉर्मल सेल कितनी थी 12,000 रुपए। अब ये इस सेल्स के ऊपर मेरे पास में कितने प्रॉफिट्स थे सर 21,600 और इसके ऊपर मेरे लॉसेस कितने थे सर 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी है, मेरी टोटल सेल्स, इसको ऐड करके बताना बेटा कितनी है जल्दी से। 1,20,000। 1,20,000, हाँ 1,20,000 सिंपल कंपटीशन थी। और इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद मेरे प्रॉफिट्स कितने थे सर 9600 थे। तो मैं अब इन दोनों को एडजस्ट करके पता लगा सकता हूं कि मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी। 110,400। कितना कितना? 110,400। 110,400। एक बार फिर से पूरे के पूरे को देख लेते हैं। सर मेरे पास में मेरे सेल्स के अमाउंट दिए हुए थे, एबनॉर्मल सेल्स को मैंने माइनस कर दिया। देखो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, क्या एबनॉर्मल सेल्स को नॉर्मल सेल्स के प्रॉफिट मार्जिन से एडजस्ट कर दूं? नहीं सर, एबनॉर्मल सेल के ऊपर तो हमें लॉसेस हो रहे हैं, प्रॉफिट्स तो हो ही नहीं रहे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको पहले वहां से निकालना पड़ेगा। मैंने निकाल दिया सर। फिर मैंने सेल्स रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस वो भी निकाल दिया, क्योंकि वो तो मेरी नॉर्मल सेल्स रिटर्न थी। तो मेरी टोटल सेल्स कितनी आ गई सर 1,08,000 आ गई। अब 1,08,000 रुपए के ऊपर मैंने कितने प्रॉफिट मार्जिन कमाए, इसको हटा देता हूं। मैंने कितने प्रॉफिट मार्जिन कमाए, मैंने प्रॉफिट मार्जिन कमाए सर इतने 2160, 2160। और ये कैसे आया सर 1,08,000
का 25/125, जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास में। ओके सर, अब मेरे पास में इसको भी हटा देते, खामखा की कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में आ गया सर, मेरी जितनी सेल वैल्यू थी उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट मार्जिन कितने कमाए, इतने कमाए। ठीक है जी, ओके। तो मैंने बोला कि 1,08,000 रुपए के ऊपर मैंने कमाए 21,600, और एबनॉर्मल सेल भी तो सेल है ना, उसको सेल किया और उसके ऊपर गवाए कितने हैं, 12,000 रुपए गवाए हैं, क्योंकि 24,000 रुपए का सामान 12 में बेचा है, तो 12 गवा भी तो दिए। तो अब क्या होगा सर, टोटल मेरी 1,20,000 रुपए की सेल्स है, जिसके ऊपर मैंने प्रॉफिट इतने कमाए हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल करके आ जाएगी कितनी, 1,10,400, 1,10,400। और इस 1,10,400 के साथ में क्या होना है सर, इस 1,10,400 के साथ में होना है कि ये हमारे स्टॉक को कम कर देती है, इसलिए क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आप लोगों ने आंसर नोट कर लिया। तो चलो, इसके पास में ऊपर थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इस तरीके से हमने इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले तो ओपनिंग वैल्यू लिख देनी है, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई 23/6 का स्टॉक है हमारे पास 4,80,000 रुपए का, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया अनसोल्ड स्टॉक सेंड ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 रुपए, ओ सॉरी 24,000 रुपए, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिया हुआ था। परचेजेस जो हमने की थी नॉर्मल परचेजेस, उसको ऐड कर दिया, हमारा स्टॉक उससे बढ़ गया 24 और 16,000 रुपए जो थी वो ट्रांजिट में थी। और थर्ड पॉइंट हमने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स रिजेक्टेड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, 16,000 रुपए का सामान था, टोटल 32 का था ना, 16 की तो रिजेक्शन आ गई थी, 16 की रिजेक्शन आई है और वो अपने आप में 125% है। तो बताओ 100% कितना होगा, क्योंकि हमारे को कॉस्ट चाहिए होती है, वो कितना आ जाता है, 12,800 आ जाता है। और एक जो बड़ा सा वर्किंग नोट अभी हमने बनाया, ये वैल्यू उससे आई कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नॉर्मली जो हमने गुड्स को सेल किया था उसकी क्या नाम है, कॉस्ट कितनी थी, वो थी 1,10,400। इसको हमने यहाँ पे अभी वर्किंग नोट में बनाया ही था, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, हमने समझा भी था। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूरा हो जाता है। देखना सर, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2004, वो गलती से छपा हुआ है, स्कैनर का क्वेश्चन है ये। हमारे पास में स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2003 का, 1/4/2003 का दिया हुआ है। ठीक है सर, अच्छा परचेजेस दी हुई हैं, तो हमारी जो परचेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास में एड बैक हो जाएंगी, क्योंकि इससे हमारा स्टॉक बढ़ता है। ओपनिंग का हमारे पास में स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे ओपनिंग का दिया हुआ है। आगे चलते हैं और अच्छी तरह से पहले पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेते हैं कि क्या होगा, क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा। परचेजेस दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस। ओ माय गॉड, इसका तो हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक, ये दोनों का तो लेना देना ही नहीं है सर दूर दूर तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर ये लोग कहां से आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के बाद के होते हैं, है ना, और फाइनेंशियल चार्जेस उसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, वो तो और भी बाद के होते हैं, प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। सेल्स दी हुई है हमारे को 1,24,500 एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएटिंग द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2003, the sum of 1,750 was written off on a particular item. राइट ऑफ कर दिया था हमने लास्ट ईयर हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था। लास्ट ईयर का मतलब क्या है, 31 मार्च 2003 दिया हुआ है यहाँ पे, 31 मार्च 2003, और हम कब की बात कर रहे हैं, हमारा साल कौन सा, 3/4 है, यानी कि 1/4/2003 हमारा ओपनिंग था। तो ये जो राइट ऑफ कर दिया है हमने, आगे देखिए क्या पढ़ते हैं, which was originally purchased for 5,000 and
was sold during the year 4500। लास्ट ईयर हमने 1750 रुपए इसके अंदर हमने क्या कर दिए थे, राइट ऑफ कर दिए थे। तो पहले तो हम इसको एड बैक कर देंगे, करंट ईयर की सेल्स के अंदर होगा ये। तो 1750 हम और ओपनिंग स्टॉक के अंदर सबसे पहले तो एड बैक कर देंगे। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है, बेरिंग द ट्रांजेक्शन related to this item the gross profit earned during the year was 20% on sales। 20% on sales यानी कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी, 80% हो जाएगी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप स्टॉक लिखिएगा, लिखिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और इसको हम चाहें ना तो वो अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ जी सर, इसका आंसर इस तरीके से हमारे पास में दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मतलब सबसे पहले मुझे करना क्या है, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं सर अपने क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था सर, आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सर इतना मेरा ओपनिंग स्टॉक है, इतने की परचेजेस है और ये सेल्स इतने की है, तो सेल्स एट कॉस्ट लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा एट कॉस्ट। मानते हो? हाँ सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को एट कॉस्ट बनाना पड़ेगा, सेल्स को ना एट कॉस्ट पे लेना पड़ेगा, बस इतना सा काम करना पड़ेगा इसके अंदर। और मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प मैं ले सकता हूं, आप वेरीफाई करने के लिए कर सकते हैं। चलो सर ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने आंसर के अंदर जो मेरे पास में डाटा दिया हुआ था उसको मैंने यूज किया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर कि मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है जिसके अंदर की कुछ मैंने गुड्स राइट ऑफ कर दिए थे, उसको मैंने एड बैक कर दिया। परचेजेस को डाल दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होता है सर, वेजेस होती है ना, वेजेस वगैरह वो ऐड कर दीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सेल्स से रिलेटेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं क्या, पीएनएल में आते हैं ना, तो पीएनएल में ही लेंगे, पीएनएल में ही लेंगे फिर तो उसको, है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये हमारे पास में पार्ट नहीं बनता। ठीक सर, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, ये सारी की सारी बात की बातें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी नहीं आती। तो सर स्टॉक की वैल्यूएशन में कैसे आ सकती है, ये हमारे पास इररिलेवेंट दिया हुआ है। अब दिया हुआ है हमारे पास में कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2003 हमारे पास में एक सम था जिसको कि हमने 1750 रुपए को राइट ऑफ कर दिया था, इसकी हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे दिया हुआ है कि हमारे पास में गुड्स थी, कितने की सर, 5000 रुपए की, और उसको हमने बेच दिया कितने में, 4500 रुपए में। सबसे पहले तो ये कुछ एबनॉर्मल गुड्स थी, दिखाई दे रहा है प्रॉफिट्स पे बिकने की बजाय ये लॉसेस पे, तो हम इसको ना अलग कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। और मेरा क्वेश्चन मुझे ये बता रहा है कि नॉर्मली हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन कितनी रखते हैं, 20% रखते हैं। नॉर्मली हम अपनी प्रॉफिट मार्जिन कितनी रखते हैं सर, 20% रखते हैं। तो ये इस तरीके से एक कंप्यूटेशन हमारे को लोगों को करनी है। हमें क्या करना है, सिंपली अपने दिमाग में बैठा लो कि सर जितने का मैंने सामान बनाया में से अगर मैं माइनस कर दूं कि जितने का सामान बिक गया, जितने में भी बिक गया नहीं, जितने का सामान बिक गया, सेल्स वैल्यू पे नहीं, एट कॉस्ट पे, सेल की एट कॉस्ट लेनी है हमने। तो मैंने इतना सामान बनाया था, इतना बेच चुका हूं, तो रिमेनिंग क्या है सर, मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही तो है। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है प्लस मैंने जो राइट ऑफ कर दिया था 1750 रुपए वो ऐड कर दिए, 16000 रुपए हो गए। अब मेरे पास में क्या दिया हुआ है, परचेजेस मैंने ऐड कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस 15000 रुपए वो ऐड कर दिया। ये सब कुछ ऐड करने के बाद में मेरे पास में क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, और मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास में कॉस्ट कितनी आ गई, 1,07,250। ठीक है सर, इतने की कॉस्ट मेरे पास में आ गई। अब मेरे को निकालनी है सर कि मैंने
कितने का सामान बेच दिया, कितने में बेच दिया, नहीं कितने का सामान बेच दिया। तो मेरे पास में देखिएगा रेड पेन से लिखा हुआ है, सेल्स कितने की थी, 1,24,500 रुपीज की थी, ओपनिंग में दी हुई है। ये देखो, ये सेल्स फाइनेंशियल चार्जेस के नीचे दिए हुए हैं हमारे पास में सेल्स 1,24,500। अब 1,24,500 के बाद में आगे की कार्रवाई हमें करनी है, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है, हमने उसके अंदर हमने माइनस कर दिया सर एबनॉर्मल सेल। सबसे पहले एबनॉर्मल सेल को साइड निकाल, आप एबनॉर्मल है सर, आपके ऊपर नॉर्मल सेल्स का प्रॉफिट मार्जिन कैसे लग सकता है, तो आपको हमने अलग से निकाल दिया। कितने का, 4500 में सेल हुई थी, तो 1,24,500 में से 4500 मैंने माइनस कर दिया, नॉर्मल सेल्स आ गई 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए के ऊपर 20% का प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है 24,000। तो मैंने एक तो अपने नॉर्मल सेल को निकाल लिया। अब एबनॉर्मल सेल्स के पास में जाता हूं, देखो नीचे लिखा हुआ है कि मेरे पास में मैंने 1,24,500 के ऊपर कितने प्रॉफिट्स या लॉसेस कमाए, तो मैंने नॉर्मल सेल्स के ऊपर 24,000 रुपए के प्रॉफिट कमाए और एबनॉर्मल सेल्स के ऊपर 500 रुपए के लॉसेस कमाए, लॉसेस कमाए, है ना, क्योंकि 5,000 का सामान मैंने 4500 में बेच दिया। तो नेट मैंने कितने कमाए, 23,500। अच्छा सर, अब मेरे पास में सामान कितने का था, सेल्स कितने की थी, 1,24,500 की थी। तो 1,24,500 की टोटल सेल्स में से नेट प्रॉफिट्स को माइनस कर देता हूं, जो कि आते हैं कितने, 23,500। तो मेरे पास में ये सेल्स आ जाएगी एट कॉस्ट, ये सेल्स आ जाएगी एट कॉस्ट, वो होती है कितनी, 1,01,500। ऊपर मैंने क्या कैलकुलेट किया था, 1,07,250 किया था, इतने का सामान मैंने बनाया और इतने का सामान मैंने बेच दिया। अगर इन दोनों को एडजस्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। फटाफट से बता दो कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक बता दो फटाफट से कितना आ गया, 6,250, ये आ गया सर मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक सर, तो इसी के साथ ही हमारे पास में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।